हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन आपके जो साइकोलॉजी के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये गेट्स की हो जाएगी। ये परिभाषा आपकी गेट्स की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ जाएगी, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो फिर गिलफोर्ड की आपकी परिभाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्वाभाविक व्यवहार में होने वाली गतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अपन अधिगम कहते हैं। भाई स्वाभाविक व्यवहार से होगी, तो ये जो परिभाषा आपके दी है वो आपकी हिलगर्ड के द्वारा दी गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यवहार किसको बोलोगे आप? व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन को आप अधिगम बोल दोगे। परिपक्वता द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, या अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा। तो अनुभव और जो प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या होता है? प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो प्रमुख आधार पूछा है तो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अधिगम निम्न में से किस पर डिपेंड नहीं होता? आयु परिपक्वता पे होता है, पूर्ण अनुभव पे, अभिप्रेरणा पे भी होता है, आर्थिक स्थिति पे नहीं होता। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले संबंधी कारक हैं। तो देखिएगा, छात्र के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि, रुचि, पारिवारिक स्थिति और स्मरण शक्ति सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अधिगम का जो बंध सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत है, उसको अपन बंध सिद्धांत भी बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। अगला है अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या है? अभिप्रेरणा देना। क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा देना। अगला क्वेश्चन निम्न में से अधिगम की विशेषता है। अधिगम सार्वभौमिक है और जीवन भर चलता है। बिल्कुल, आपका अधिगम जीवन भर और सार्वभौमिक चलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलेंगे? भाई आपका जो उत्तेजक है वो कैसा है? अस्वाभाविक है। और उसके प्रति अगर जैसे स्वाभाविक आपकी उत्तेजक की क्रिया होगी तो अपन इसको बोलते हैं आपकी संबंध प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? संबंध प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। ये जो आपका कथन था वो आपका किसका हो जाएगा? तो राय ब्रन का आपका कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में जो प्रारंभ करने वाले वैज्ञानिक थे वो आपके विलियम वुंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की क्या है? प्रक्रिया है। तो ये जो आपके कथन है वो आपके विलियम वुडवर्थ के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्यवहार में उत्तरोत्तर जो अनुकूलन की प्रक्रिया को ही अपन अधिगम बोलते हैं। स्किनर की परिभाषा है। अगला है शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रेरणा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्किनर ने माना है। अगला क्वेश्चन अधिगम का देखिएगा, आप थोड़े अपने वन लाइनर क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि आपका कम टाइम में मैक्सिमम रिवाइज हो सके। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक रूप में, जो जैसे मान लो कि जो प्रयोगात्मक विधि है उसको व्यवहारिक प्रयोग में लाया था किसने? विलियम वुंट ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ की परिभाषा हो जाएगी। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन आपकी स्किनर की हो जाएगी। अस्वाभाविक उत्तेजक और जैसे प्रति स्वाभाविक उत्तेजक की समान क्रिया हो रही है तो वो संबंध प्रतिक्रिया है। अगला अब देखिएगा, आगे जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें जैसे बुद्धि के मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इसमें। एक्सपेरिमेंट के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में रुक जाएगा? 14 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है मिश्रित प्रकार की बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार प्रस्तुत किसने की? पीएन मेहरोत्रा ने की थी। बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन है सबसे पहले विनय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि एवं विकास क्या है आपके? तो आपके सामाजिक विकास, बौद्धिक और शारीरिक विकास आपके तीनों हो जाएंगे। ये राम 8 वर्ष का है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो आपकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अपॉन 100 से आप इसकी निकाल सकते हो तो 150 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि की अंतरिम विमा में गिलफोर्ड ने कितने प्रकार बताए हैं? गिलफोर्ड ने 6 प्रकार बताए, याद रखना। अगला है बुद्धि के परीक्षण को बैटरी परीक्षण का कब कहा जाता है? जब एक आपके निष्पादन परीक्षण होगा तो इसको कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखना दोबारा से। जब इसमें कई उप परीक्षण शामिल होंगे तो अपन इसको क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, बैटरी में कई उप परीक्षण आपके शामिल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है? तो बुद्धि जो आपकी है सीखने की योग्यता आपकी मानी है किसने? बकिंगम ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी 10 वर्षीय बालक की आप निकाल लोगे, ठीक है, तो वो कैसे आएगी? अब देखना, यहाँ से बुद्धि लब्धि जब आप निकालोगे यहाँ से, तो 14/10 इंटू आप 100 करोगे तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 140। तो 140 किसकी होती है? आपकी प्रतिभाशाली बालकों की। किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की। सौ प्रत्यय निर्माण में क्या सहायक होता है? आपकी बुद्धि सहायक होती है। सौ प्रत्यय के निर्माण में क्या सहायक होती है? बुद्धि, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीति के सामाजिक कार्यकर्ता आप बन रहे हो तो आप में कैसी बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा? आपके पास सामाजिक बुद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की किसमें समस्या सुलझाने में मदद करती है? ठीक है, अमूर्त बुद्धि। अगला है भावात्मक जो बुद्धि शब्द है वो आपका डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया था। भाई भावात्मक जो बुद्धि है वो किसने दी थी? तो भावात्मक जो बुद्धि है वो आपकी
गोल्डमैन के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का विचार किसके मन में आया था? तो स्टर्न के मन में आया था सबसे पहले। शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार कैसी है? जो गणितीय संकेतों को इनको समझता है तो अमूर्त बुद्धि है उनकी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, राम गणितीय समस्याओं को हल करने में निपुण है। भाई राम है ना, वो गणितीय समस्याओं को क्या कर लेता है? हल कर लेता है। तो कैसी बुद्धि हो जाएगी फिर उसमें? अमूर्त बुद्धि हो जाएगी। यह कथन किसका है कि बुद्धि बिजली के समान है, जिसको परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल होता है? तो ये आपके जैनसन का कथन है। ठीक है। अगला, अब देखिए कुछ फिर आपके वन लाइन आगे, मनोविश्लेषण जो आपका सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का है। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित किसने की थी? विनी के द्वारा की गई थी। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है किसने? जेम्स ड्रेवर ने। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक, छात्र और अभिभावक सबके लिए। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि जानता हो। कक्षा में पलायन करने वाले व्यक्ति के प्रति आप क्या व्यवहार करोगे? तो उसका निदानात्मक परीक्षण करेंगे, भाई उसका कारण जानेंगे क्यों भाग रहा है बच्चा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक चलने, भाई जन्म से वृद्धावस्था तक चलती है ये तो ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसे विद्यार्थी के बारे में क्या होता है? ज्ञान मिलता है। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर के द्वारा बात कही गई। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, मन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, वैलेंटाइन का कथन हो जाएगा। मनोविज्ञान विधायक विनीत है। अगला है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव, जीव जंतु, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन इसमें किया जाता। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जन्मदाता वाटसन को, वाटसन का आपका व्यवहारवाद वैसे वाटसन बन गया। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन आपका स्किनर का है। कौलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसने किया था? प्लेटो ने किया था। ठीक है। मूल प्रवृत्ति, भाई जो 14 मूल प्रवृत्ति बताई है वो किसने बताई है? मैकडूगल ने। किसने बताई है? मैकडूगल ने बताई है। शिक्षा मनोविज्ञान में स्पष्ट और निश्चित रूप से कब धारण किया? शिक्षा मनोविज्ञान में जो स्पष्ट और निश्चित रूप है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। ठीक है। आपके जुड़ थे, इसके अलावा स्टैनली हॉल थे। टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया था। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, मूल प्रवृत्तियों के अनुशासन और अधिगम का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? बालक होता है। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने में उनकी उन्नति में योग देता है, ये कथन आपके पुष्पवामी का हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है शिक्षा के सैद्धांतिक पथ पर बने रहना। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज से है, ये परिभाषा किसकी है? मन की है। ठीक है, आधुनिक मन की है। अगला, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी हो जाएगी? वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षा में जो बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? स्वयं, बालक और अनुशासन के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है मूल्यांकन। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह अपने शिक्षण को क्या बना सके? प्रभावी बना सके। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।